हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑफ पी माइनस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको लैग्रेंजियस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। लैग्रेंजियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ऐसा है, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हम सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो क्या ये दोनों मैच करते हैं, तो अभी ये फिलहाल मैच नहीं करते हैं, तो हम इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे और दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्व करते समय आपको लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना होता है। लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, देखो ऐसा है, दैट इज dx by p इक्वल्स टू dy by q इक्वल्स टू dz by r। ये है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये फॉर्म में लेके आने के बाद वहां से पी क्यू आर बाहर निकालना है, फिर वो पी क्यू आर हमें यहां पे पुट करना है, यहां पे पुट करके हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है और फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशंस तैयार करना है। सॉल्यूशन में हमें दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना होता है और वही दो सॉल्यूशंस का यूज करके एट द लास्ट हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, दैट इज फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे हमें u और v ऐसे दो कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है। तो चलो अब हम ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके साथ मैच नहीं करता, तो ये मैच क्यों नहीं करता वो पहले आप समझ लो। देखो यहां पे ये ब्रैकेट और p और फिर ये माइनस एक्स वाई और q, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स तो है लेकिन इक्वल्स टू के राइट साइड में r होना चाहिए। देखो जबकि यहां पे इक्वल्स टू के राइट साइड में 0 है, तो हम एक काम करेंगे, यहां पे p और q को छोड़ देंगे और ये जो एक्स वाई वाला टर्म है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑफ p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू, हम एक काम कर रहे हैं, जैसा हमने कहा एक्स वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया, सॉरी एक्स जेड को, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स जेड। इस तरह से हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख दिए और अब ये दोनों को कंपेयर करो। अब ये दोनों बिल्कुल मैच करते हैं, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से हमें कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R आसानी से मिल जाएगा। यहां पे जो स्मॉल p और स्मॉल q लिखा है इसका क्या मतलब है, तो स्मॉल p मतलब होता है डेल z बाय डेल x और स्मॉल q मतलब होता है डेल z बाय डेल y। ठीक है, तो यहां पे हमें कैपिटल P, ये देखो, ये स्मॉल p का जो कोएफिशिएंट है ये हो जाएगा कैपिटल P, स्मॉल q का ये जो कोएफिशिएंट है ये हो जाएगा कैपिटल Q और फिर इक्वल्स टू के राइट साइड में ये पूरा R। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल P इक्वल्स टू दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि ये ब्रैकेट है, देन कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई। देखो ये यहां पे Q का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स वाई, यही कैपिटल Q है, और R क्या है, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में ये माइनस ऑफ एक्स जेड जो है यही R है। तो ये हमने लिख दिए और अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, जैसा हमने कहा लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले तैयार करना है, देन आफ्टर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना शुरू करना है। तो लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में p q एंड r यहाँ पे पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज AE, इट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज dx by p इक्वल्स टू dy by, जस्ट मिनट, ये हम लिखेंगे दैट इज dy by q इक्वल्स टू dz by r। ठीक है, और अब यहाँ पे p q r का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हम लिखेंगे दैट इज dx by p का वैल्यू क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू dy by q का वैल्यू क्या है, देखो माइनस ऑफ एक्स वाई, हम लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स वाई और ये हम लिखेंगे दैट इज dz बाय r का वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स जेड। इस तरह से ये हमने क्या बना लिए, ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए, इसी को लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं।
और अब इसका यूज करके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। हमें यहां पे दो कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है, एक u और दूसरा v, और फिर वो u और v का यूज करके हम इस टाइप का जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलो u और v फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। इट मींस दो सॉल्यूशंस हम यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, और वो हम ये तीन फ्रैक्शंस का यूज करके बनाएंगे। अब ये तीन फ्रैक्शन के साथ आपको क्या करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। या तो आप तीनों फ्रैक्शन को सिलेक्ट करो, या तो कोई भी दो दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट करो। किस तरह से सॉल्व करना है, जो वे से आप सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले ये सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को हम पहले ले लेंगे। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। ठीक है, इसके थ्रू हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट के लिए हम आगे आपको बताएंगे। तो चलो यहां पे सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम लिखेंगे सिलेक्ट। क्या कहा हमने, सेकंड और थर्ड। इट मींस dy बाय क्या है, dy बाय माइनस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू dz बाय क्या है, माइनस ऑफ दैट इज xz। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। यहां पे हम इसको क्या करेंगे, देखो यहां पे माइनस एक्स ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये कैंसिल हो गया, और अब क्या बचेगा, ये बचेगा dy बाय y इक्वल्स टू dz बाय z, ऐसा बचेगा। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेट करने के बाद देखो यहां पे क्या बचेगा, दैट इज dy बाय y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y। ठीक है, और dz बाय z का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज log ऑफ z। और अब हम एक कांस्टेंट भी ले लेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे दैट इज प्लस log ऑफ, चलो इसको ले लेंगे c1। ठीक है, ये जो कांस्टेंट हमने लिया है वो भी हमने लॉग के फॉर्म में लिया है, क्योंकि यहां पे लॉग है इसीलिए। आप ये कांस्टेंट कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो फाइनली हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, और इसको थोड़ा सा अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक काम करेंगे, उसके लिए ये जो log z है इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज log y माइनस log ऑफ z इक्वल्स टू log ऑफ c1। ठीक है, और यहां पे log y माइनस log z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज log ऑफ y बाय z, ऐसा हो जाएगा, और इक्वल्स टू log ऑफ c1। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने log की प्रॉपर्टी हमने यूज की है, क्या है देखो ऐसा है, दैट इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b हमेशा log ऑफ a बाय b होता है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हमने वही यहां पे किया है, देखो log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो हमने log ऑफ a बाय b के फॉर्म में हमने इसको लिखे। और अब देखो राइट साइड में log है, लेफ्ट साइड में log है, log और log कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमें मिल जाएगा दैट इज y बाय z इक्वल्स टू c1, ऐसा हमें मिल जाएगा। तो ये हमें जो है ये हमें क्या मिल गया, ये हमें पहला कांस्टेंट मिल गया, दैट इज हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया, जो कि u रहेगा। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर u इन द फॉर्म ऑफ xyz इक्वल्स टू y बाय z। तो ये हमने पहला कांस्टेंट, इट मींस पहला सॉल्यूशन निकाल लिए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ u है, दैट इज u ऑफ xyz इक्वल्स टू y बाय z इक्वल्स टू c1। ठीक है, और अब दूसरे सॉल्यूशन, इट मींस दूसरे कांस्टेंट की तरफ चलते हैं, जो कि v के फॉर्म में रहेगा। तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक काम करेंगे। अब देखो इसके पहले हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लिए थे, अब हम एक काम करेंगे, अब फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन के थ्रू हम सेकंड सॉल्यूशन, इट मींस सेकंड कांस्टेंट यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हम लिखेंगे सिलेक्ट, और यहां पे पहला फ्रैक्शन लिखेंगे दैट इज dx बाय, और थर्ड फ्रैक्शन हम लिखेंगे जो कि dz बाय रहेगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है माइनस ऑफ xz। देखो अब इसका यूज करके हम यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx है जबकि यहाँ पे dz है, लेकिन यहाँ पे ये y के फॉर्म में है। हम एक काम करेंगे, ये y को z या x के फॉर्म में हम सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखो यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, y बाय z इक्वल्स टू c1 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा z इंटू c1। ठीक है, z c1 हो जाएगा, तो यहाँ पे y के जगह हम z c1 लिखेंगे, तो फिर सॉल्व करना, इट मींस इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे दैट इज dx बाय, देखो y स्क्वायर है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे z स्क्वायर इंटू दैट इज c1 स्क्वायर। देखो y की जगह हमने क्या लिखे, y की जगह हमने z c1 लिखे, देखो z इंटू c1।
तो y स्क्वायर है तो z स्क्वायर c1 स्क्वायर ऐसा हो गया, और फिर रिमेनिंग जो टर्म्स है वो हम यहां पे एज इट इज लिखेंगे dz बाय माइनस ऑफ xz। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए एक काम करेंगे, हम ये जो लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन है उसमें z स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx बाय, देखो z स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा c1 स्क्वायर प्लस 1 और राइट साइड का फ्रैक्शन एज इट इज रखो dz बाय माइनस ऑफ xz इस तरह से, ठीक है। और यहां पे कॉमन लेने का फायदा यहां पे ये हुआ कि यहां पे देखो यहां पे z जो है कैंसिल हो जाएगा, इधर एक z है और इधर z स्क्वायर है, तो एक z जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, ठीक है। और अब जो बचेगा उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, ये x यहां आ जाएगा तो हम लिखेंगे x ऑफ dx और राइट साइड में क्या हो जाएगा z c1 स्क्वायर प्लस 1 उधर चले जाएगा, तो ये हम लिखेंगे z दैट इज c1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और dz, और ये जो माइनस है ये माइनस हम यहां पे लगा देंगे, देखो माइनस यहां पे आ गया, ठीक है। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो अब हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो अब देखो इंटीग्रेशन के बाद ये क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और राइट साइड में ये जो ब्रैकेट है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन z को इंटीग्रेट करेंगे तो z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे माइनस दैट इज z स्क्वायर बाय 2, देन ये ब्रैकेट c1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरह से, और फिर कांस्टेंट हम यहां पे ले लेंगे दैट इज c2 बाय 2 ऐसा। तो ये हमने कांस्टेंट लिखा है c2 बाय 2 क्योंकि यहां पे देखो 2 को कैंसिल करने के लिए हमने वैसा लिखे हैं, ठीक है। और अब इसके थ्रू हम सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहां पे अब इंटीग्रेशन हो गया है, तो c1 का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी हम यहां पुट कर लेंगे। देखो c1 का वैल्यू है y बाय z, तो यहां पे c1 स्क्वायर है तो पुट करते समय वो हो जाएगा y स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 2 और 2 सब कैंसिल हो जाएगा और ये हम लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर इंटू c1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू c2, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 और 2 सभी में से कैंसिल किए और यहाँ पे जो राइट साइड में टर्म था उसको लेफ्ट साइड में ला लिए, और अब बस यहाँ पे c1 का वैल्यू हमें पुट करना है, तो ये हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और अब यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको एक काम करेंगे, हम इधर लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे दैट इज x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, देन ब्रैकेट में ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस दैट इज 1 इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू ये c2। देखो हमने क्या किए, c1 का वैल्यू लिख दिए, बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो एज इट इज है, यहाँ पे c1 स्क्वायर है, ठीक है, तो c1 का वैल्यू है y बाय z, तो हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर यहाँ पे ले लिए और इस तरह से ये हमने पुट कर दिए। और अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये एज इट इज रखो, ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ठीक है। और अब इक्वल्स टू c2, तो इसका फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे देखो z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये बचा है x स्क्वायर और यहाँ बचा है प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू c2। तो ये देखिए c2 इट मींस हमें सेकंड कांस्टेंट हमें मिल गया जो कि सेकंड सॉल्यूशन है, और अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ v ऐसा हम लिख लेंगे, तो ये हम लिखेंगे, देखो इसके पहले का जो सॉल्यूशन है वो इन द फॉर्म ऑफ u था और अब दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v, तो हम लिखेंगे देयरफॉर v ऑफ x y z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू c2, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन यानी ही सेकंड कांस्टेंट अब हमें मिल गया, और इस तरह से जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, 2 कांस्टेंट्स निकालने हैं इनडायरेक्टली, और फिर दोनों का यूज करके एट द लास्ट हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना था। तो ये देखो, ये पहला कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ u और ये दूसरा कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ v, और अब ये दोनों से हम जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो क्या हो सकता है, ये हम लिखेंगे फाई ऑफ uv इक्वल्स टू 0, यानी फाई ऑफ u क्या है, देखो u है y बाय z, तो हम लिखेंगे y बाय z, कॉमा v माने ये है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 0। तो ये हमने जनरल सॉल्यूशन लिख लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।